हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोडक्शन रिलेटेड लॉन्ग रन लॉ को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्शन रिलेटेड शॉर्ट रन लॉज डिस्कस कर लिए हैं। दो लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें से पहला था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर और दूसरा लॉ जो कि शॉर्ट रन लॉ ही है, जिसका नाम था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, दोनों को एक्सप्लेन किया, उनके एजम्पशंस देखे, कॉजेस देख लिया है और वो दोनों लॉज हमने फिनिश कर लिया है। आज की क्लास में हम लॉन्ग रन लॉ यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड में किसी भी इंडस्ट्री में जो भी लॉ लॉन्ग टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, जिसका नाम होगा लॉन्ग रन में मिलने वाले लॉ को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। ये लॉ लॉन्ग रन लॉ है। सो अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टाइम पीरियड और उसके फीचर्स हम डिस्कस करेंगे कि इस लॉ में प्रोडक्शन के लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं और इस लॉ के एजम्पशंस के साथ हम इसे भी एक्सप्लेन करेंगे टेबल और डायग्राम बना करके, और इस लॉ के भी कॉजेस को डिस्कस करते हुए ये लॉ हम फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल, ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है या फिर कह सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, वहाँ पे हमने शॉर्ट टाइम पीरियड में जो लॉ डिस्कस किया, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक फैक्टर जो कि लेबर है, वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो जब हम एक वेरिएबल फैक्टर के यूनिट को चेंज कर रहे थे तो टोटल प्रोडक्शन में होने वाले चेंज को हम डिस्कस कर रहे थे अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ पे है द स्केल और ये है लॉन्ग रन लॉ। सो इसके बारे में कुछ बातें हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल इज अ लॉन्ग पीरियड लॉ। लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सारे के सारे फैक्टर, ऑल द फैक्टर्स यानी कि ऑल द इनपुट्स, वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। सो विद दिस कंडीशन हम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब चेंज करेंगे, तो जब आप अपने सारे के सारे इनपुट को बदलोगे तो जो प्रोडक्शन का स्केल होगा वो भी चेंज हो जाएगा। इनपुट को बदल रहा है मतलब प्रोडक्शन का स्केल बदल रहा है। आपने इनपुट को 2 के रेशियो में लगाया हुआ है, जब आपने अपने सारे इनपुट को 2 से चेंज करके 4 के स्केल में कर दिया तो आपका प्रोडक्शन का स्केल पहले 2 का था, अब वो 4 दुगने का हो चुका है, मतलब आपका स्केल बदल चुका है। स्केल मतलब पैमाना। तो जो उत्पादन का स्तर है वो बदल जाता है जब हम अपने सारे के सारे इनपुट्स को चेंज करते हैं। तो जब हम अपने सारे इनपुट को चेंज करेंगे तो उस वजह से भी आपका जो प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन होगा, वो चेंज हो जाएगा। आप एक इनपुट को बदलो या आप एक से ज़्यादा इनपुट को बदलो, इनपुट में अगर आप चेंज करोगे तो उसके रिजल्ट में आपका आउटपुट भी चेंज होगा। सो ये लॉ बताता है कि जब हम अपने सारे के सारे इनपुट्स को चेंज करते हैं इन सेम प्रोपोर्शन, समान अनुपात में, जब हम अपने सारे के सारे इनपुट्स को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? तो इनपुट्स में हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये कुछ मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। ये लॉ है लॉन्ग रन लॉ, यानी लॉन्ग टाइम पीरियड में हम इनमें से सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो जब आप सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जैसे तैसे चेंज कर दोगे, किसी को बढ़ा दोगे, किसी को घटा दोगे, तो उस सिचुएशन में आपका जो प्रोडक्शन होगा उसमें चेंज तो होगा, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में होने वाले चेंज को डिस्कस करना चाहोगे या कैलकुलेट करना चाहोगे
तो वो आप नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्ट आउटपुट में हमारा जो चेंज हो रहा है वो कौन से इनपुट में कितना चेंज किया जिसकी वजह से हो रहा है। तो इसीलिए लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल में एक छोटा सा कंडीशन है कि आपके सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, तो आप सबको बदल दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम अपने सारे फैक्टर्स को बदलेंगे तो उनके चेंज होने का जो प्रपोर्शन रखेंगे वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप लेबर को 1 से बढ़ा के 2 के स्केल में कर रहे हो तो लेबर को भी 1 के प्रपोर्शन से 2 के प्रपोर्शन में चेंज करना होगा। कैपिटल को भी 1 के रेशियो से बढ़ाकर 2 के प्रपोर्शन में करना होगा, और एंटरप्रेन्योर को भी आपको सेम तरीके से चेंज करना होगा। तो वही कह रहे हैं कि जब आप अपने सारे इनपुट को सेम प्रपोर्शन में चेंज करते हो तो आपके प्रोडक्शन का स्केल बदल जाता है, और जब आप अपने इनपुट को बदलोगे तो रिजल्ट में आउटपुट में चेंज होगा, और इसी चेंज को आउटपुट में होने वाले चेंज को हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल is a long period law in which all the factors of production are variable. So when all the factors of production are changed at same proportion, with same proportion, then total production, or you can say output, will also be changed. और output में होने वाले change को under this law we discuss the resulting change in output as a result of change in all the inputs by the same proportion. इस लॉ में हम उसी चेंज को डिस्कस कर रहे हैं, आउटपुट में होने वाले चेंज को डिस्कस कर रहे हैं जो इनपुट में चेंज करने के कारण होता है। और अब इतनी बातें तो डिस्कस कर ली कि हाँ ठीक है, इस लॉ में हम देखते हैं कि जब हमने प्रोडक्शन का स्केल बदला तो रिटर्न में क्या चेंज देखने को मिला। ओके, यानी आउटपुट बदलेगा जब इनपुट को बदलेंगे। अब सवाल है कि आउटपुट हमारा कितने तरीके में से चेंज होगा। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल में भी आपको 3 टाइप का चेंज देखने को मिलेगा, या कह सकते हो रिटर्न देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो रिटर्न होगा वो है आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल। जो पहला चेंज होगा वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल होगा। दूसरे टाइप का जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल। और थर्ड टाइप का जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो होगा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल। और इस तरह से टोटल आपको 3 टाइप ऑफ चेंज या 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न मिलते हैं अंडर द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। अब हम लोगों को इन्हीं तीनों रिटर्न्स को डिटेल में डिस्कस करना है कि ये तीनों रिटर्न्स क्या हैं और इन तीनों रिटर्न्स के क्या कॉजेज हैं। सो इन तीनों रिटर्न्स को भी हम फटाफट से शॉर्ट फॉर्म में बिना बहुत ज़्यादा डिटेल किए लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये तीनों रिटर्न्स हैं क्या। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल से। सबसे पहला जो रिटर्न है हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल। अब देखिए ये लॉ क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल, इफ वी इंक्रीज all the inputs by the same proportion, जब हम अपने सारे के सारे इनपुट्स को सेम प्रपोर्शन से बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा चेंज, तो चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज,
तो जब आप अपने सारे इनपुट्स को बढ़ाओगे तो रिजल्ट में जो आउटपुट होगा वो भी बढ़ेगा। ये बात हम जानते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स बताता है कि आप अगर जिस प्रपोर्शन में इनपुट को बढ़ाते हैं, अगर आउटपुट में जो रिजल्टिंग इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, अगर वो इंक्रीज आउटपुट में इनपुट के तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर आउटपुट इनपुट के इंक्रीज से ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में हम समझते हैं कि फर्म में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल लागू हो रहा है या काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल, इफ द आउटपुट इंक्रीजेज in a greater proportion than increase in input, we can say law of increasing returns to the scale is in operation। वो भाई काम कर रहा है, मतलब लागू हो रहा है। इसको हम एग्जाम्पल से अगर समझें तो मान लीजिए कि आपने सारे के सारे इनपुट्स को बाय द सेम प्रपोर्शन बढ़ाया। सपोज आपने 5% से इनपुट्स बढ़ाया और आउटपुट में रिजल्टिंग इंक्रीमेंट आपको 7% से देखने को मिला। मतलब क्लियर है कि आउटपुट का इंक्रीज इनपुट के इंक्रीज से ज़्यादा है, यानी हमारी इंडस्ट्री में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल काम कर रहा है। अब हम लोगों को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल को प्रूव करना है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल को अब हम प्रूव करेंगे या कह सकते हो एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करेंगे। अब हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल को ज़रा प्रूफ कर लेते हैं, और प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। चूँकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो एक्स और वाई एक्सिस तो होगा ही। अब यहाँ पे इससे पहले कि हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें, इस लॉ को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने अज्यूम किया है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टू इनपुट्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। सवाल है क्यों हमने सिर्फ दो ही इनपुट लिया, और ऐसा क्यों अज्यूम किया कि आउटपुट जो है वो सिर्फ लेबर और कैपिटल से बन रहा है। तो ऐसा करने के पीछे का सिंपल लॉजिक है, वी हैव ओनली टू एक्सिस। अब हम दोनों एक्सिस पे दो ही इनपुट दिखा सकते हैं, और हम उसको ग्राफिकली जब प्रूफ करेंगे तो हमको दिखाना होगा कि हम अपने इनपुट को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाएंगे और हमारा आउटपुट बढ़ेगा लेकिन इनपुट की तुलना में ज़्यादा। तो क्योंकि हमारे पास दो ही एक्सिस है इसलिए हमने दो ही इनपुट लिया है। और सवाल है अगर लेबर और कैपिटल ही क्यों लिया है, तो फिर इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है, भाई आप कुछ भी ले सकते हैं, आप लेबर कैपिटल के अलावा अदर इनपुट्स को भी ले सकते हैं, बट दे आर दी मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए हम लोग लेबर और कैपिटल को ही मोस्टली लेके चलते हैं। अब ये एजम्पशन क्यों है, ये समझ में आया कि हमने माना है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब एक्स और वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे कौन कौन सा फैक्टर हम किस एक्सिस पे दिखा रहे हैं। तो सपोज वाई एक्सिस पर हम कैपिटल शो करेंगे जिसको हम के से डिनोट करेंगे, और एक्स एक्सिस पर हम लेबर शो करेंगे जिसको हम एल से दिखा रहे हैं। अब देखिए, जब हमने इनपुट को यानी कि लेबर और कैपिटल को इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है, कैपिटल लिया 1K तो लेबर भी लेना होगा 1L, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में लेना है। तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें मिलेगा पॉइंट A, और प्रोडक्शन कर्व जब हम बनाएंगे, प्रोडक्शन कर्व हम ड्रॉ करेंगे और उस कर्व का नाम होगा, सबसे पहले कर्व बनाएंगे। ये कर्व का नाम मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, ये आइसोक्वांट कर्व है। ये आइसोक्वांट कर्व हम इस्तेमाल कर रहे हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल को प्रूफ करने के लिए। ये जो एक कर्व है ये आपका इंडिकेट करता है, इस कर्व का हर एक पॉइंट आपको इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है, जिसको बनाया गया है विथ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स। दो अलग अलग
इनपुट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से जब हम इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसे दिखाने के लिए हम जिस कर्व का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है आइसोक्वांट कर्व, और इसलिए हम यहाँ पे आइसोक्वांट कर्व ले रहे हैं। ये कर्व का बस आप नाम जान लो और इसके बारे में आप जान लो, इनफ है, इसको आपको बहुत डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने आइसोक्वांट कर्व बना लिया, इसको हम Q से डिनोट करते हैं और ये Q1 है। सपोज यहाँ पे आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है 10 यूनिट्स, तुम 10 लाख मान लो, ठीक है, 10 लाख यूनिट बन रहा है यहाँ पे। फिर हमने अपने इनपुट के जो क्वांटिटी है उसको हमने बदला, क्योंकि हम लॉन्ग रन में हैं, सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, तो हम सबको बदल के देखते हैं। तो हम ना कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, कैपिटल को हम 1K से बढ़ा के कर देंगे 2K। लॉ बोलता है कि जो भी काम करना है करिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट विथ इनपुट, लेकिन सारे इनपुट के बीच का प्रोपोर्शन सेम रखिए। तो जब कैपिटल 1K से 2K करेंगे तो लेबर को भी तो 1L से 2L करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे। अब हमें इन दोनों का नया कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। जब हम 2 के स्केल में, पहले हमारा प्रोडक्शन का स्केल 1 था, अब वो स्केल बदल के 2 का हो गया है, तो प्रोड्यूसर जो हैं वो नए पॉइंट पर पहुंच गए, पॉइंट बी, और ये नए लेवल ऑफ आउटपुट को दिखाएगा, आउटपुट के प्रोडक्शन को दिखाएगा, जिसके लिए हम नया आइसोक्वांट कर्व बनाएंगे जिसको नाम देंगे Q2। अब सपोज यहाँ पे आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है 25 यूनिट्स, 25 लाख यूनिट्स, ठीक है। अब हमको देखना है कि जब हमने अपने इनपुट को सेम प्रपोर्शन में बढ़ा दिया तो हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ गया, 10 से तो डेफिनेटली 25 ज़्यादा है, विच मीन्स बढ़ गया। अब हमको जानना है कि जब हमने अपने इनपुट्स को बढ़ाया 1 के स्केल से 2 के स्केल में किया तो आउटपुट हमारा 10 से 25 यूनिट्स बढ़ा, तो क्या हमारे इंडस्ट्री में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स काम कर रहा है? इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बीच का इंक्रीमेंट निकाल लेते हैं। अब हम इंक्रीमेंट निकालते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच का। कैसे निकालेंगे? तो इनपुट को 1 के स्केल से 2 के स्केल में बढ़ा दिया था, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करोगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंट में वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे करो और यहाँ पे करो, अलग अलग नहीं करना है, एक ही साथ करना है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं दोनों में कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन का स्केल 1 से 2 में किया तो आप उसी तरह का चेंज निकालोगे। 2 - 1, फाइनल था 2, पहले था 1, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 इनिशियल और इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 1/1 इंटू 100 विच मीन्स 100% से हमने अपने इनपुट को बढ़ाया। मतलब हमने अपने इनपुट को 1 से 2 के स्केल में किया, मतलब हमने 100% का इंक्रीमेंट किया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट 10 से 25 यूनिट्स हुआ था, तो इसमें कितने परसेंट का चेंज हुआ, वही काम करेंगे। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 25 - 10 आएगा 15 इंटू 10 इक्वल्स टू 150%। अब हमने देखा कि जब हमने अपने आउटपुट को हमारा आउटपुट जब इंक्रीज हो गया इनपुट में इंक्रीज होने के बाद, तो वो इंक्रीमेंट हमको 150% का आया। अब यहाँ पे 150% 100% से ज़्यादा शो कर रहा है और ये दिखा रहा है कि हमने इनपुट को जिस प्रपोर्शन से बढ़ाया हमारा आउटपुट उससे ग्रेटर प्रपोर्शन में बढ़ा, यानी हमारे फर्म में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स काम कर रहा है। एक बार फिर से हम ये काम करते हैं, मतलब अपने इनपुट को हम फिर से चेंज करते हैं। 2K से अब हम अपने इनपुट का स्केल बदल के 3 का करेंगे। तो कैपिटल को तुम 2K से 3K करोगे तो तुमको लेबर भी 2L से 3L करना पड़ेगा। अब हम लोग इन दोनों के कॉमन पॉइंट पर पहुंचते हैं। इन दोनों का कॉमन पॉइंट ढूंढते ढूंढते हम आगे बढ़े
तो हमें नया पॉइंट मिला, पॉइंट सी। नया प्रोडक्शन का कर्व मिलेगा देखने को, जिसको नाम दे देंगे Q3। अब सपोज आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 25, अच्छा जब इनपुट को आपने 2 के स्केल से बदल के 3 का स्केल किया, 3 के स्केल में आपने चेंज किया, तो आपका आउटपुट 25 यूनिट से डेफिनेटली बढ़ेगा। और सपोज करिए कि ये बढ़ के हो गया 50 यूनिट्स, सपोज ये बढ़ के हो गया 50 यूनिट्स। अब आपका जो प्रोड्यूसर है वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पर पहुंच चुके हैं। अब एक बार फिर से हम देखते हैं कि जब हमने अपने इनपुट के स्केल को 2 से बदल के 3 का किया तो आउटपुट 25 से बढ़ के 50 यूनिट्स हुआ। कितना परसेंट हमने इनपुट में चेंज किया और कितना परसेंट रिजल्टिंग हमारे आउटपुट में चेंज आया। इनपुट का चेंज निकालने का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। 3 का स्केल हो गया, अब पहले था 2 का स्केल, तो फाइनल वैल्यू 3, इनिशियल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय इनिशियल विच इज 2 इंटू 100। 2 minus 3 minus 2 is equals to 1, so 1 into 50 is equals to 50%। यानी कि हमारा जो इनपुट है, अब हमने इनपुट को 50% से बढ़ाया है। अब हम ज़रा देखें कि हमारा आउटपुट कितना बढ़ा है। तो फाइनल वैल्यू है 50, इनिशियल वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। अब सॉल्व करेंगे जब आप इसको, तो 50 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 4 बराबर 100। यानी कि इनपुट को जब 50% से बढ़ाया था तो आउटपुट बढ़ा, और आउटपुट में इंक्रीमेंट कितना हुआ 100% का। मतलब एक बार फिर से हमने अपने इनपुट को बढ़ा दिया बाय 50%। जिस परसेंटेज से हमने इनपुट को इंक्रीज किया, हमारा आउटपुट उससे दुगने परसेंटेज में बढ़ गया, उससे ज़्यादा बढ़ गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे इंडस्ट्री में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स काम कर रहा है। ये जो हो गया, ये हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। इस ग्राफ में, नॉट अ टेबल तो बहुत छोटा सा बनाया है, इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज शो किया है परसेंट इंक्रीज में इनपुट एंड आउटपुट का। ग्राफ से और कह सकते हो टेबल से हमारा जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल है ये प्रूफ होता है। अब हमको जानना है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल के कॉजेस क्या क्या हैं। ऐसा क्यों होता है कि इंडस्ट्री में हम जितने परसेंट से इनपुट को बढ़ाते हैं, हमारा आउटपुट उससे ज़्यादा परसेंट में या उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ता है। ऐसा होने के पीछे कुछ कारण हैं। लॉन्ग रन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कुछ इस तरह से एक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री में इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब कॉजेस की बात करेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स के, तो जो सबसे पहला कॉज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स का वो है आपका इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे के सारे इंडिविजिबल हैं। इंडिविजिबल है मतलब आप उन सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। आप उनको टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। चाहे आप मशीनरी की बात ले लो, चाहे आप लेबरर्स की बात कर लो, आप उनको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। डिवीजन किस तरह से, तो अगर आपको प्रोडक्शन कम करना है, कम आउटपुट का प्रोडक्शन करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी पूरी मशीनरी, सपोज मशीनरी की कैपेसिटी 1000 यूनिट्स बनाने की है एट वन टाइम और हमको 10 ही सामान बनाना है, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि अपनी कुछ मशीनरी के पार्ट्स को खोल के रख दें या बंद कर दें, या मशीन के कुछ हिस्से को हम अलग कर दें। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको 1000 कैपेसिटी का मशीन यूज़ करना है, आप करें। उस मशीन से आप अगर 10 सामान भी बनाते हो तब भी तुमको पूरा मशीन यूज़ करना पड़ेगा। आप लेबरर्स से एक दिन में सिर्फ 1 घंटे का काम कराते हैं, तब भी आपको लेबरर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ये नहीं बोलोगे लेबर को कि आप अपना आधा दिमाग घर रख कर आए, ठीक है। सो लेबरर्स हो गए, यानी कि सिंपल सेंस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो हमारे इंडिविजिबल हैं, टुकड़ों में हम उनको विभाजित नहीं कर सकते। तो विद दिस क्वालिटी आप जब अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हो तो स्टार्टिंग में आपकी इंडस्ट्री चूंकि नई है, ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट बनाने की, तो आप अपनी ज़्यादा कैपेसिटी वाले फैक्टर्स का इस्तेमाल शुरुआत में करते हैं, जिस पे आप इनपुट का खर्चा उतना ही लगाते हो। अब धीरे धीरे आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन का स्केल बढ़ रहा है, तो अब आप अपने अवेलेबल इनपुट्स का ही इस्तेमाल करके मोर एंड मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब तक आपकी मशीनरी अपने फुलर कैपेसिटी में यूज़ होती रहती है तो उसमें इनपुट का जो कॉस्ट आप जोड़ोगे तो वो उतना ही आएगा जितना इनिशियल स्टेज में लग रहा था। तो इनपुट का खर्चा उस टाइम पर आपका जितना होगा, आप देखोगे कि रिटर्न में जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट के इंक्रीमेंट से काफ़ी ज़्यादा है और आपकी इंडस्ट्री को इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेगा। सो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड कॉज है डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। देखिए, अगर आप लेबरर्स को काम पे लगाते हैं और आप उन सारे लेबरर्स को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, उनको उनकी विशेषता के आधार पर आप काम देते हैं, तो लेबरर्स अपनी चूँकि स्पेशलाइज्ड हैं, आप उनसे वही काम करा रहे हो जो करने में वो एक्सपर्ट हैं, तो उस केस में वो काम अच्छा करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हैं उस तरह के काम को करने में, और आपने उसको डिवाइड भी उसी के अकॉर्डिंग किया है। तो इनपुट आप जितना लगाओगे, बढ़ाओगे, आपका आउटपुट का जो इंक्रीमेंट होगा वो इनपुट के इंक्रीमेंट से ज़्यादा होगा और आपकी इंडस्ट्री में इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेगा। ये आपका सेकेंड कॉज होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल का। थर्ड कॉज आप कह सकते हैं सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मशीन्स। अगर आप बेहतर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में भी इनपुट का जो इंक्रीमेंट है वो आउटपुट के इंक्रीमेंट से आपको कम मिलेगा। मतलब इनपुट जितना बढ़ाओगे रिटर्न में आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्निकल स्टेट जो है, वो वाकई में प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है, और अगर आप सुपीरियर क्वालिटी की मशीनरीज का इस्तेमाल करेंगे तो इससे प्रोडक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा और इनपुट का जो खर्च है या उसका जो इंक्रीमेंट है उसकी तुलना में, उसकी अपेक्षा में आउटपुट काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आपको देगा और इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका नेक्स्ट कॉज। एंड द नेक्स्ट और लास्ट कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज इकोनॉमीज टू स्केल। देखिए, इकोनॉमीज टू स्केल टर्म जो है इकोनॉमिक्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी इंडस्ट्री में शुरुआत में इंडस्ट्री को बेनिफिट्स होते हैं और बेनिफिट्स के कारण इंडस्ट्री के कुछ पैसे बचते हैं, इंडस्ट्री की बचत होती है, तो उसको हम इकोनॉमीज टू स्केल कहते हैं। अब बचत कैसे होती है ये सवाल है। तो देखिए, जब इंडस्ट्रीज़ नई नई होती है तो उस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो नए होते हैं। अब नए होने के कारण इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो खर्च है, जो बेसिक खर्च में आ गया आपका लेबर का वेज, लैंड का रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट, बस आपको यही सब पे करना है। इससे ज़्यादा एडिशनल खर्चे आपके नहीं होते, जैसे कि मेंटेन करने का खर्चा, मेंटेनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, टीयर एंड वियर एक्सपेंसेस, आपको इस तरह के खर्चे नहीं उठाने पड़ते। तो शुरुआत में चीज़ों के नए होने के कारण आपको एडिशनल खर्चा नहीं होता जो कि आपका बचता है, और इसी बचत को, इसी छोटे छोटे
पैसे जो सेव होते जाते हैं इंडस्ट्री में, इसको हम इकोनॉमीज टू स्केल कहते हैं, और इसकी वजह से भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलता है। अगर इंडस्ट्री में एडिशनल खर्च, एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं होंगे, तो अब फिर इंडस्ट्री में जो आपका प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और उसके बढ़ने का जो रेट होगा वो इनपुट की तुलना में ज़्यादा होगा, इंक्रीजिंग होगा, और इंडस्ट्री को इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेगा। ये कुछ कॉजेज़ हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल के, और इन कॉजेज़ की वजह से लॉन्ग रन में, शुरुआत में इंडस्ट्रीज़ में जब प्रोडक्शन का काम शुरू होता है उस वक्त इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब हम लोगों ने इसी के साथ हमारा जो पहला रिटर्न है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल, ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल है, इसके जो दो और रिटर्न्स हैं, दो टाइप ऑफ चेंज जो कि आउटपुट में देखने को मिलता है, जिसमें पहला है आपका लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। ये जो एडिशनल दो आपके रिटर्न्स हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल ये क्या बतलाता है, ये लॉन्ग पीरियड लॉ है, और ये किस बारे में एक्सप्लेन करता है, मतलब ये आउटपुट में होने वाले चेंज को बताता है जब आप सारे इनपुट को चेंज करते हो सेम प्रपोर्शन में। और फिर हमने देखा कि आउटपुट में चेंज तीन तरह का होता है, जिसमें से पहला जो टाइप ऑफ रिटर्न या चेंज है, जिसको हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल के अंदर डिस्कस कर रहे थे, हमने वो कंप्लीट किया कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स का क्या मतलब है, उसका मीनिंग, उसको हमने एक्सप्लेन किया डायग्राम बना करके, ग्राफ बना के, और फिर हमने उसके कॉजेज डिस्कस किए हैं। ये तीन काम, मतलब मीनिंग, एक्सप्लेनेशन एंड कॉजेज, ये तीन काम आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट रिटर्न्स में भी समझना है, और उन दोनों को हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू।